भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। और सुशांत राउत ने आखिरकार गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दम तोड़ दिया। मैं मानता हूं गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दम नहीं तोड़ा, इस व्यवस्था के आगे उसने दम तोड़ा है। तमाम लाख कोशिशों के बाद अस्पताल मिलता है, अस्पताल में तमाम जद्दोजहद के बाद इलाज शुरू होता है। इलाज शुरू होने के बाद यह मौत की खबर आती है। अभी परिजनों को नहीं मालूम है, लेकिन कुछ देर पहले मुझे यह खबर मिली है। आप पूछ सकते हैं कि ये कौन शख्स है? ये हम आप जैसा ही एक साधारण सा शख्स है जो व्यवस्था से लड़ता हुआ आखिर 4 दिन के बाद उसको अस्पताल मिलता है। तमाम लाख कोशिशों के बाद अस्पताल मिलता है। हाँ, वो भी इनकम टैक्स पेयर था, उसने भी इस देश के निर्माण में भागीदारी की थी और बराबर के हक का वो भी रखता था इस पूरे देश की तरक्की में। अब सवाल यह होता है कि आखिर प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल यह कहता है कि आप घर में इलाज करें अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 तक है। मान लेते हैं 90 तक, 94 के बाद वैसे स्थितियां बिगड़ती हैं, लेकिन चलिए 90 तक सब ठीक ठाक है, 85 तक भी ठीक ठाक है। लेकिन सच तो यह है कि इस वक्त तमाम ऐसे लोग हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर गुजरात तक, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो घर में 70 और 65 और 75 ऑक्सीजन लेवल के साथ घरों में मौजूद हैं। अस्पताल जाते हैं, अस्पताल लेने को मना कर देता है, क्योंकि कहता है कि इस लेवल पे हम नहीं लेंगे। सवाल उठता है कि वो कैसे मना कर सकता है? वो कहते हैं कि मेरे पास बेड नहीं है। और सवाल यह है कि वो बेड का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि स्थिति नाजुक होती है, आंकड़ा बढ़ता है, मौत का आंकड़ा। लेकिन परिजन क्या करें? एक आशा की डोर के लेके अस्पताल के लिए तमाम कोशिशें करते हैं और यही सब कुछ हो रहा है और इसमें हम आप सब लोग भागीदारी कर रहे हैं। आखिर व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था भी अभी अपनी जगह है, वो भी इसमें जुटी हुई है। कहाँ जुटी हुई है ये आप हम सब लोग जानते हैं। मैं कोई तंज नहीं कर रहा, कहीं कोई बात को सीधे सपाट तरह से रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज यही कुछ मौजूद है, आज यही कुछ बातचीत का है कि आखिर कैसे कोई रास्ता निकाला जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए जो लोग सबसे पहले जुड़ रहे हैं उसमें डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सबसे पहले जो जानी मानी फिजिशियन है, जो कि तमाम सारे लोगों को घरों में ट्रीट कर रही हैं। और मैं उनसे सबसे पहले यहीं से शुरू करूंगा कि घरों में ट्रीट कर रही हैं और कितना नाजुक होता है घरों में ट्रीट करना। निश्चित तौर से कम्युनिकेशन के जरिए, फोन के जरिए ट्रीटमेंट हो रहा है या वीडियो चैट के जरिए हो रहा है ट्रीटमेंट, और उसके बाद स्थितियां कैसे बिगड़ जाती हैं। हमारे साथ योगिता बयाना मौजूद है, जिनका एक ट्वीट अभी मैं देख रहा था, आई विल पे 10,000 ईच फ्रॉम माई होल लाइफ सेविंग्स टू समवन हु कैन कम फॉरवर्ड एंड डोनेट प्लाज्मा। प्लाज्मा के लिए जो आएगा, मैंने अपनी जिंदगी भर की जो पूंजी जमा की है उसको मैं 10,000 रुपया सबको देने को तैयार हूं। योगिता बयाना हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये आगे आई हैं, ये ऐसा कह रही हैं, लेकिन ये एक्टिविस्ट हैं और हमारे शो में लगातार जुड़ी रही हैं और तमाम सारे आवाज उठाती हैं। हमारे साथ ममता काले मौजूद हैं, जो कि तमाम बातचीत के लिए मौजूद रही हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बातचीत करती हैं, साफगोई के साथ बातचीत रखते हैं। इन 3 लोगों से बातचीत शुरू करेंगे, उसके बाद तमाम मेहमान फोन कॉल्स जुड़ती रहेंगे, हम बातचीत का शुरू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास मैंने बातचीत रख दी। वो शख्स जो लड़ रहा था घर में, उसको बहुत आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद हॉस्पिटल मिला था और वहां उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि प्रोटोकॉल तो यह कहता है अस्पताल लेता नहीं है, घर में इलाज शुरू करते हैं डॉक्टर्स के जरिए। अब जब घर में स्थिति बिगड़ने, और यही हो रहा है आजकल, स्थितियां बिगड़ने लगती है तब अस्पताल की तरफ कोशिश करते हैं, तब 3 दिन लगते हैं अस्पताल मिलने में, 2.5 दिन बेड, उसमें जो बेड मिलता है उसमें ऑक्सीजन होती है, फिर कहते हैं आईसीयू नहीं है। अब 65-55 का ऑक्सीजन लेवल लेके आईसीयू चाहिए, बेड नहीं चाहिए। यह व्यवस्था है और यही चीजें कही जा रही हैं और इसको बहुत छोटी सी चीज है जिसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी अर्थमेटिक या एनालिसिस की जरूरत नहीं है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक जी आपने, और ऐसा लग रहा है जैसे कि तलवार की धार पर इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। चाहे वो आम आदमी हो जो इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, चाहे आप कहिए कि डॉक्टर्स हैं, दोनों ही इस वक्त ऐसे हैं कि आपको क्या बताएं कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिलेशनशिप ऐसा होता है जैसे कि माँ या बाप का रिलेशनशिप होता है। और जब मरीजों के साथ इस तरह से होता है, जब हम देखते हैं कि पूरी फैमिली कैसे पैनिक कर रही है, कैसे हम बचा नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ
ऐसा लगता है कि ये बताइए कि किसी भी शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन ही है और आज जब ऑक्सीजन ही नहीं है, हम कितने भी इंजेक्शन घर में ठोक लें, हम कितने भी तरीके अपना लें, कितनी भी चीज़ें कर लें, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी मरीज़ के पास तो हम कैसे उसे बचाएँगे? कहाँ से क्या लेकर के आए? क्या ऐसा जीवन वरदायिनी मिलेगा जो कि हम उनमें फूँक दें और डॉक्टर वो स्वाति ज़िंदा हो महेश्वरी, जाए, वो ठीक हो डॉक्टर जाए? स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं एक सीधा सा सवाल आपके सामने रखता हूं। प्रोटोकॉल, डॉक्टर के सामने जो प्रोटोकॉल है जिसको कि हम सबको बताया गया है, वो कह रहा है कि 90 के बाद अस्पताल की तरफ देखना शुरू कर दीजिए। सच तो यह है कि 65 और 70 के बीच में तमाम सारे लोग पेशेंट्स मौजूद हैं। आप भी कुछ ट्रीट कर रहे होंगे ऐसे ही लोगों को। मैं जानना चाहता हूं क्या करें, अस्पताल के बेड्स तो अवेलेबल नहीं है। तो प्रोटोकॉल तो जो बनाया गया है उसमें ऑक्सीजन, आप कह रही हैं अहमियत है, हम सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन की अहमियत है, तो कहां प्रोटोकॉल रह गया? फिर कैसा रह गया प्रोटोकॉल? देखिए, दुःख की बात यही है कि हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसी सूरत में केवल परिवार लोगों के पास एक ही संबल रह जाता है, एक ही सहारा है और वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कुछ समय के लिए वो ज़रूर अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत सारे परिवारों को अच्छी बात ये भी है कि हम उसके ऊपर भी ठीक होते देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर के ऊपर भी वो उस कष्टदायी समय को काट पा रहे हैं और कहीं न कहीं कुछ ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया, जिनको हम घर में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर पर रख करके भी नहीं बचा पा रहे क्योंकि उनका फिर इतना सडन फॉल होता है और तब वो कहीं जाने लायक नहीं रहते हैं क्योंकि फिर उन्हें आईसीयू चाहिए और किसी भी अस्पताल में उस वक्त आईसीयू नहीं होता है। लेकिन जरूर मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मैं आज भी आता हूं। हमें हिम्मत से खड़े होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आप डॉक्टर हैं और सही वस्तुस्थिति यह है कि हौसला एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसकी तरफ पे चलना चाहिए। योगिता बयाना, सवाल यह है कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और हमारे पास बताने के लिए यह है कि हौसला रखिए। कैसे लड़ें, कहां से लड़ें, कौन सी हिम्मत, कौन सा इंजेक्शन लगाएं, आप बताइए। सुबह से शाम तक यही हो जाता है कि हमें बेड दिला दीजिए, हमें ऑक्सीजन दिला दीजिए, और यह कहना कि ये तो अकस्मात है सब, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। बताइए, अमेरिका जैसा देश हताश हो गया, तो फिर हम आप क्या हैं? हमने पहले क्यों नहीं सबक लिए? कैसे ले लेते सबक? आपको क्या प्रतीक जी मालूम था कि इतनी बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी? आप भी तो बंगाल में ही घूम रहे थे, आपको क्या पता था? ये इस देश को क्या पहले अंदेशा नहीं हुए? कई बार अंदेशे नहीं हुए? या हमने कभी ऐसी तैयारी नहीं की कि अगर ये स्थिति बन जाए? मुझे याद है एंथ्रेक्स के जमाने में भी मैं रिपोर्टिंग ही कर रहा था, तब तो रिपोर्टिंग ही कर रहा था, और वो स्थितियां भयावह होती तब तो हम क्या करते, हम कैसे प्रिपेयर होते? सरकारें चाहे वो रही हो चाहे ये रही हो, सवाल ये है। बयाना, प्रतीक जी, बोलने लायक शब्द भी नहीं बचे हैं। हम लोग जिस स्थिति में हैं अभी, बोलने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कुछ भी, कोई भी शब्द अभी इस समय पर कम पड़ जाएंगे। आपने बोला क्या तैयारी कर सकते थे? कर सकते थे, क्योंकि जो पिछले साल हमने देखा वो अचानक से आया, पर ये हमें पूरा 1 साल हमें दिया है और हमारी जो हेल्थ व्यवस्था है वो हमें पता है पहले से ही खराब है। पहले से अगर आप रेगुलर डेज में भी जाएंगे तो हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते हैं और बहुत सारी चीजें इश्यूज होते हैं। पर जब ये स्थिति, हमें पूरा 365 डेज थे हमारे पास, मोर देन दैट, और उसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने बोला था, एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन में दिया था कि सेकेंड वेव आएगी, उसके लिए तैयारी कीजिए। आपने तैयारी की, आपने कुंभ किया, आपने चुनावी रैली की। लोग बोलते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? राजनेता किस लिए होते हैं? लीडरशिप किस लिए होती है? दे हैव फेल्ड अस, आई वुड कॉल देम मर्डरर्स। उन्होंने मर्डर किया है। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये एपिडेमिक नहीं है। आई एम सॉरी, एपिडेमिक पिछले साल था, ये मैन मेड है। इसीलिए हम ज्यादा दुखी हैं कि हम, जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, आप सोचिए, एक बेसिक इंजेक्शन की वजह से मर रहे हैं। योगिता जी, योगिता मुझे भी 2 शब्द, योगिता आज मुझे भी 2 शब्द कहने दीजिए, 2 शब्द मुझे अपने बारे में भी कहने दीजिए। बड़ी बहसें करते थे ना अस्पताल और एजुकेशन सिस्टम पे, जब भी कहा तो बोले कि साहब इस पे तो कोई मजा नहीं आता, इसमें तो वो रोमांच नहीं होता इस बहस में, क्योंकि अगर आप अस्पताल पे और अस्पताल की व्यवस्था पे और अस्पताल के बेड पे बहस करते हैं या एजुकेशन सिस्टम पे बहस करते हैं तो इसमें रोमांच नहीं पैदा होता। मुल्क जहां खड़ा है अब रोमांच ही रोमांच है, अब इसमें ढूंढिए रोमांच कहां मिलता है। और हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। हमने बहस नहीं की, हमने सवाल ही नहीं उठाए, हमने पूछा ही नहीं कि अस्पताल क्यों नहीं बनाना चाहते आप।
अस्पताल की तरफ क्यों नहीं मुड़ना चाहते? अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज ये स्थितियां हैं। जिला अस्पताल, मैं बताऊं आपसे, दोपहर की बात है, 12:30 बजे की अस्पताल, बगल में, अलीगढ़ के बगल में हाथरस है, दम तोड़ दिया एक लेडी ने, 52-54 साल की, इसलिए क्योंकि व्यवस्था पूरी नहीं थी। ये हालत है बगल के जिले की, उत्तर प्रदेश के हाथरस की। तो हमने बहस ही नहीं की, हमने पूछा ही नहीं कभी किसी से, उन्होंने सवाल उठाए। ममता काले जी, धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, पहले ये 2 लाइनें सबके स्वास्थ्य के लिए इस देश में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। ओम शांति शांति शांति। और ये कामना मैं दिल से अपने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर रही हूँ कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और किसी प्रकार की कोई विपत्ति और ये कोविड नामक संकट ना आए ईश्वर, ये मेरी कामना है। और वाकई लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, स्थिति जिस तरीके की है वो होनी नहीं चाहिए थी। हम आप तमाम लोग लगातार मदद कर रहे हैं प्रतीक जी, सुबह से शाम तक फोन कॉल आते हैं, डिस्ट्रेस कॉल आते हैं, लोग चाहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, लोग चाहते हैं ऑक्सीजन, लोग तमाम चीजें चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं अवश्य बोलना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कल, मैं दिल्ली की खासतौर पर बात करूंगी कि कल जिस तरीके से आदरणीय हाईकोर्ट को दिल्ली में बोलना पड़ा कि किस कालाबाजारी को नहीं रोका जा सक रहा है। वाकई इतनी बुरी हालत है कि 100 रुपए का ऑक्सीजन लाखों रुपए में मिल रहा है। ये स्थिति क्यों होनी चाहिए? जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कम से कम अपनी आत्मा को जगाइए। आप क्यों होर्ड कर रहे हैं? क्यों आप ऑक्सीजन को अपने पास रख करके उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं? किसी की सांस पर, किसी के जीवन पर क्यों आप अपने की तिजोरियों को भरना चाहते हैं? प्लीज छोड़ दीजिए ये सब करना। मत क्रिएट करिए इस तरीके की समस्या और मत क्रिएट करिए इस तरीके की कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाह रही है। ऑफकोर्स ममता मैं आ रहा। डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाह रही। डॉक्टर स्वाति देखिए, मैं ममता जी से यही बोलना चाहूंगी कि ये बहुत आसान है आज की तारीख में होर्डर्स के लिए बोलना, ये बहुत आसान है कहना आज की तारीख में कि हम भी दिन भर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मंजर क्यों आया है? ये मंजर इसलिए आया है क्योंकि आज अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, इसलिए ये सारा जो विशिष्ट साइकिल एक और नया शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है। आप उनसे अपील तो कर रही है, कृपया सरकार से अपील करिए, सभी राज्यों की और देश की सरकार से अपील करिए कि पहले ऑक्सीजन मुहैया कराए, पहले लोगों को वो दिलवाए। जिस तरह से एक एक सेकंड में इस वक्त भारत में मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं अब सबको आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब कम से कम हमें इस सिलसिले को रोकना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। ममता काले आप सरकार से कहिए। जी, डॉक्टर माहेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये बोल देना जी, डॉक्टर माहेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये बोल रहे हैं कि बहुत आसान है। आसान नहीं है डॉक्टर माहेश्वरी, आसान नहीं है, सही कह रही हैं आप। क्योंकि मैं रात के 12-1 बजे तक स्वयं से मदद कर रही होती हूँ, सिर्फ चैनल पर आकर के बात नहीं करती हूँ, नहीं, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मदद कर रहे हैं और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है यहाँ पर आकर के बोलना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर सरकार से निवेदन किया जा रहा है। जहां तक केंद्र की सरकार का सवाल है, मैं अगर सिर्फ दिल्ली की आज बात करूं, सिर्फ दिल्ली की अगर बात करूं, देश की राजधानी की, तो फिर 8 ऑक्सीजन प्लांट यहां पर दिए गए थे, जिसमें से 1 लगा। और आप छोड़ दीजिए उन सारी चीजों को भी, क्यों नहीं दिल्ली के अंदर पिछले 6 साल में, बिल्कुल सही बात है, एक भी हॉस्पिटल खड़ा हुआ? कहां है वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक जिनकी बात की गई थी? गया वो पैसा जो मोहल्ला क्लिनिक पर लगाया गया, क्यों नहीं उनसे यहाँ की व्यवस्था? ये सारी चीजें तो आज किया गया। और ये मेरा निवेदन है, ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तो बयान करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। दिल्ली की भी स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। क्यों नहीं? ममता काले बहुत खराब है। ममता, लैंडस्लाइड मैंडेट उनको मिला, हर बार वो अपनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं कर सकते कि इसने हमारी मदद करी, उसने हमारी मदद नहीं करी। मैं ममता काले ऑफ कोर्स आई विल आंसर। ये जी स्वाति डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी करें, आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं बात कर रही? मैं ममता काले आपकी बात से बात कहूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी तो आप ये भी कहती है ना कि दिल्ली की तो विशेष परिस्थिति है, दिल्ली तो विशेष स्थान रखता है क्योंकि वो पूरे मुल्क की कैपिटल है, कहती है ना आप। आपने बहस में कई बार ये बात कही है। मैं इस पर जानूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं इशारा करूंगा, क्योंकि मुझे आज राजनीति पे बात करनी नहीं है। और ये स्थिति ऑफ कोर्स ममता बिल्कुल आपने कहा है, कई बार कहा है कि दिल्ली बहुत विशेष स्थान रखती है क्योंकि पूरे मुल्क की कंट्री और सिक्योरिटी के दृष्टि से रखती है।
आपने भी बोला है और मैं जानता हूं ये आपने बोला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस विशेष स्थान में यहां के जो नागरिक हैं वो कहां जाएं और किस जगह जाके बैठें, कहां से उनको ऑक्सीजन, मुझे एक पता बताइए, फोन बताइएगा, सेंट्रलाइज। पूरे इंफॉर्मेशन का वैक्यूम है, सबसे बड़ी समस्या इस देश में इस वक्त, इस देश में यही है, पूरी वैक्यूम है, इंफॉर्मेशन का वैक्यूम है। कोई किसी को कोई जो चीजें बताने के लिए तैयार नहीं है कि यहां चले जाओ तुम्हें एक एजुकेशन एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। मुझे याद है कि मैं ग्रोवर साहब मैं आ रहा हूं, राहुल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं जी, पहले मैं उनकी बात ले लेता हूं जी। रोटेरियन है हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ अपनी बात साझा करना चाहते हैं जी। जनाब बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी सर। देखिए जो नमस्कार राहुल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है, ठीक है। देखिए ये जो जी साहब, राहुल जी बोलिए बोलिए। ये सब हमारे सामने है। इस टाइम पे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है लोगों के लिए, ब्लड प्लाज्मा नहीं है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन 2 से 4 हजार रुपए में बिकता है वो 60 हजार रुपए लोग मांग रहे हैं और खुले में मांग रहे हैं। ये सब सबके सामने है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और हम जितनी भी बहस कर ले, बहस करके हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं एज अ रोटेरियन एक टास्क पे काम कर रहा हूँ। इस टाइम पे एक चीज की शॉर्टेज है, वो है प्लाज्मा डोनेशन। हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल से प्लाज्मा डोनेशन मांग रहा है, उन लोगों की एंटीबॉडीज मांग रहा है जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है। लोग सामने नहीं आ रहे हैं एंटीबॉडीज देने के लिए। राहुल मैं जानना चाहता हूं आपसे जानना चाहता हूं, कोई फोन नंबर, कोई जगह, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन खासतौर से दिल्ली और देश में कहीं आप साझा कर सकते हैं जो अभी इस वक्त आप दे दें, सो दैट कि जो लोग परेशान हैं उनको लाभ मिल सके, या सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं अभी? नहीं सर, देखिए हम इस दिशा में, हर कोई इस दिशा में काम कर रहा है, हर हॉस्पिटल कह रहा है। हमारा कोई हॉटलाइन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, पर हाँ आप किसी भी नजदीकी रोटरी ब्लड बैंक जा सकते हैं और प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बस कहना चाहूंगा, लोग इस चीज से डर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने से कि उनके प्लाज्मा डिप्लीट ना हो जाए। गलत बात है, प्लाज्मा देने से डिप्लीट नहीं होगा, वो टाइम के साथ डिप्लीट होगा। दूसरी बात जो है, लोग डर रहे हैं हम प्लाज्मा दे देंगे तो हमारे रिश्तेदारों को कैसे मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी रोटरी ब्लड बैंक में प्लाज्मा देते हैं, आपके 1 यूनिट प्लाज्मा से एटलीस्ट 2 लोगों की जानें बचती हैं। उनमें से हम 1 यूनिट आपके लिए सिक्योर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और दूसरा यूनिट किसी और को दे सकते हैं। आपको नीट एंड बहुत अच्छी बात फैसिलिटी मिलेगी। आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना जहां पे आपको स्केयर है कि बहुत सारे कोविड पेशेंट्स हैं। प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आइए प्लीज, प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आइए। जिनको 2 महीने हुए हैं कोविड हुए 2 से और 6 महीने आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोविड पॉजिटिव हुए 28 दिन हो गए हैं और आप अप टू 6 महीने आपका घर पे एंटीबॉडी टेस्ट होगा। अगर उसमें आपको एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी आपकी, तो ही आपका प्लाज्मा लिया जाएगा और किसी को दिया जाएगा। जी तो बिल्कुल, अगर 6 महीने हुए हैं, आपको कोविड हुआ है और अब आप नेगेटिव हैं, तो आप आगे आइए, आगे बढ़िए और किसी भी संस्था के, अपने पास की संस्था जो है इसमें काम करिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें आपको जोड़ना चाहते हैं। राहुल जी प्लीज आगे गो अहेड। बिल्कुल जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हम हॉस्पिटल बेड हम अरेंज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। हम ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ इधर से उधर इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, वो भी कई बार फेक इंफॉर्मेशन जा रही है, या बंदे के पहुंचने से पहले हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। लेकिन हम एज इंडिविजुअल्स, एज लेमैन किस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो है प्लाज्मा। आप नहीं दे सकते प्लाज्मा, कोई बात नहीं, आपके पास जो है उनको एनकरेज कीजिए कि वो जाके दे प्लाज्मा, क्योंकि इस टाइम पे मैं मानता हूं, देखिए कई लोग में जरूर ये चीज कहेंगे कि कुछ स्टडीज प्रूव करती हैं कि प्लाज्मा काम नहीं करता। सर देखिए, ऐसा है, जब एक डॉक्टर आपको बोलता है ना कि आपके पेशेंट को बी पॉजिटिव प्लाज्मा की जरूरत है, अटेंडेंट ये नहीं बोल सकता उस टाइम पे कि ये किसी पेशेंट पे काम नहीं करता। उस टाइम जो हालत होती है, बंदे को भाग के वो कहीं ना कहीं से अरेंज करना ही होता है। योगिता बयाना इस पे कुछ काम कर रही है। योगिता बयाना कुछ जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी? योगिता बयाना। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो मुझे रिकवर पेशेंट्स का कुछ मुझे डेटा मिला था, वो भी अपने सोर्स से, क्योंकि मैंने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई थी कि अगर आपके पास ऐसा सेटअप नहीं है कि आप कॉल कर पा रहे हैं, आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, आप समझा नहीं पा रहे, आप हमें दे दीजिए।
तो उन्होंने मेरे को ट्वीट पे रिप्लाई किया हम डेटा शेयर नहीं कर सकते। बाय द वे फिर अपने सोर्सेज से रिकवर पेशेंट्स का निकाला और उनसे कम से कम 100 लोगों से पर्सनल बातचीत की है। 100 में से मेरा सक्सेस रेट से 2 लोगों ने मुझे प्लाज्मा के लिए ओके किया। आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसा कि राहुल ने बहुत अच्छे से बताया, जो चीजें कंट्रोल में है वो भी हम नहीं कर रहे। हाउ सेल्फिश वी आर, ब्लैकमेलिंग हम कर रहे हैं, प्लाज्मा हम डोनेट नहीं कर रहे हैं। किस तरह की सोसाइटी है हम, कितनी बड़ी बड़ी बातें संस्कार की करते हैं एज अ कंट्री कि हम कितने संस्कारी कंट्री हैं, हम पता नहीं क्या है, हम हमारा बैकग्राउंड कितनी लेगेसी वाला है, ये सच्चाई सामने है। मैं एट द सेम टाइम अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन कम नहीं है। जो जितने संस्थाएं काम कर रही हैं, डेरे काम कर रहे हैं, राधा स्वामी है या इस्कॉन है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बट जो लोग सेल्फिश बने में, जो कि पैसे इकट्ठे करने की होड़ में और प्लाज्मा नहीं दे रहे, रिकवर होके सेम बीमारी से आप रिकवर किए हैं, फॉर गॉड सेक आप तो हॉरर को दिए हैं, आप इस बात से निकले हैं और आपको कन्विंस करने में आधा घंटा एक कॉल पर, और फिर भी नहीं। तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया जो आपने मेरा भी ट्वीट देखा, मुझे लगा शायद इससे कोई रिस्पांस मिले और मुझे रिस्पांस शुरू हो गया आना, थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था। देखिए इस कंट्री में सिर्फ पैसा बोलते हैं, हम कितनी भी संस्कारों की दुहाई दे लें, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इस समय भी पैसा बनाना चाह रहे हैं, पर अभी बहुत अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के बाद ये वाक्य मैं नहीं सुनना चाह रहा था, लेकिन ये बात आपने कही दी कि इस देश में पैसा बोलता है। अब सवाल यह है कि वो शख्स जो तमाम, जी मैं ममता बिल्कुल आप ही के पास आना चाहता हूं, वो शख्स जिसने तमाम लोगों को चुना, मैं एक किसी सरकार की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, जिसने चुना और इसलिए चुना था कि जब जरूरत होगी तो अस्पताल उसके लिए भी खुलेगा, जब जरूरत होगी तो उसको भी ऑक्सीजन मिलेगी बराबर, उसके लिए नव अस्पताल बनाए जाएं, एलोकेट किए जाएं, लेकिन उसके लिए वो अस्पताल जो कम से कम तमाम सुविधाओं के साथ लैस होंगे, कम से कम ऑक्सीजन तो मुहैया, एक बिस्तर एक बेड तो उसके लिए मिल सकता है, इतना तो वो अधिकार इस मुल्क में रखता ही है। कम से कम इस व्यवस्था में उसके लिए इतना तो छोटा सा एलोकेशन हो सकता है, जिसने सोचा था ना, तो क्या उसको वो भी नहीं मिलेगा कि सिर्फ पैसा बोलता है? जी ममता। प्रतीक जी सही बात आपने बोली है कि हर एक का हक है मेडिकल सुविधा और प्राथमिक इलाज हर व्यक्ति को मिले, ये सबका हक है, चाहे वो किसी भी कोने में हिंदुस्तान के रहता हो और उस किसी भी प्रदेश में रहता हो और उस प्रदेश में किसी की भी सरकार चल रही हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो प्रजा है उसके तक सब कुछ पहुंचे, वो उनके लिए खड़े रहें 24/7। मैंने होर्डिंग की बात करी थी ना प्रतीक जी, ये माइंड सेट है इस वक्त जितना पैसा इस पैंडेमिक में, और ये कॉमन माइंड सेट है और ये गलत बात है, और इसलिए मैंने उसकी बात करी और मैं बार बार करूंगी। सरकारें जो कर रही हैं, जो वो गलत करेंगे हम उस बारे में भी उनसे बात करेंगे, लेकिन देश के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते बाकी लोगों का हमारा क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य है कि मैं अपने पास 100 रेमडेसिविर रख दूं 3-3 हजार रुपए में खरीद के, और उसके बाद में 40-40 हजार 30-30 हजार में उनको बेचूं, उनको बेच करके उन लोगों से पैसा बनाऊं जो बेचारे मर रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाऊं और फिर उनके बारे में बात भी नहीं की जाए। नहीं प्रतीक जी, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, जो भी हो, जहां पर भी समस्या है, जहां पर भी कंडीशन आउट ऑफ सिचुएशन है, उसको कंट्रोल में लिया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं देखना चाहती कि किसी जगह के मुख्यमंत्री 3 महीने में 150 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के पैसे से ऐड दे दें और ऐड पर करें। नहीं, ये गलत है। आप उस पैसे को डाइवर्ट कीजिए और मैं आपका इशारा समझ गया। मैं ममता काला मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल आपका इशारा समझ गया। और इतनी पॉलिटिक्स और इतनी राजनीति तो मैं भी इल्म रखता ही हूं इतने बरस में, कि आप जो ऐड की बात, दिल्ली सरकार की बात कर रही हैं ना, आप क्यों नहीं सीधे सीधे बोलती हैं कि दिल्ली सरकार को, और वो क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं आप? पूछिए ना, पूछिए, साफ अल्फाज में कहिए कि क्यों नहीं सरकार सामने आती, क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं बात। और जो ऐड बनाए थे आपने लंबे लंबे, कहां है अस्पताल? दिल्ली सरकार के वो अस्पतालों की स्थिति, गुरु तेग बहादुर, तमाम सारे वो अस्पताल दिल्ली सरकार के कहां है? सीधे सीधे सवाल पूछिए ना, बिल्कुल इसमें कोई हिचक नहीं, बिल्कुल। और किस दिन के लिए इन आपात स्थिति में जब हम सवाल नहीं पूछ सकते, तो इसका मतलब मैं भी बेईमानी कर रहा हूं, मैं भी आपात स्थिति में बच रहा हूं, और मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आम लोगों को सजा मिले, वही स्थिति मेरी भी होनी चाहिए। पुष्पेन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सवाल के। ऑफकोर्स आता हूं मैं, ममता मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स हम कमिंग। पुष्पेन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। पुष्पेन जी गो अहेड, बोलिए। जी सर,
मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन अथॉरिटी में है वो ग्राउंड लेवल पर आकर काम करें, क्योंकि जो भी चीज आपको दिखाई जा रही है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप बस इतनी चीजें फॉरवर्ड हो रही हैं, यहाँ पर बैठ है वहां पर बैठ है, कोई भी कहीं पर भी फोन नहीं उठा रहा है। और जहां तक अपने रिसोर्सेज की बात है तो अपने रिसोर्सेज जहां तक पब्लिक हो सकती है दूसरों को प्रोवाइड करे, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें प्रोवाइड करे। मैं खुद पर्सनली 3 दिन से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई कहीं पर भी बेड नहीं है। जहां पर भी लोग इतने बेड्स अवेलेबल हैं, इतने बेड्स अवेलेबल हैं। हमारे ऑफिस हमारी कोलीग हैं, उन्होंने अपना, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, डॉक्टर स्वाति आ रहा हूं, हमारी कोलीग हैं, उन्होंने अपना ब्रदर खो दिया सुबह 5 बजे आज। और जब मैंने उनसे बात करी सुबह, क्योंकि प्रोग्राम के सिलसिले में हमारी बात हो रही थी, तो बहुत मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज आवाज में क्या है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने 3 बार, चौथी बार में मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई खो चुकी थी अपना, उसके बाद भी काम पर मौजूद थी। उसने कहा कि ऐसा हुआ, सवेरे 5 बजे भाई खो दिया। सवाल था कि कैसे? बोले अस्पतालों में गई, जहां जहां एक एक जगह जाके पूछा, बहस भी हुई कि यहां पे तो 40 बेड खाली हैं, दिखा रहा है वेबसाइट पे 40, और वहां पे जाके पता चलता है कि एक भी ना। आईसीयू तो छोड़ दीजिए, आईसीयू तो कोहिनूर है, अगर मिल जाए आपको भाग्य है, जिंदगी लिखी है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाहती है? ब्रेक पे उसके बाद जाएंगे। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए दुख की बात यह है प्रतीक जी कि आज अगर आप इस तरह के डिबेट्स देखिए जो कि ऑक्सीजन क्राइसिस पर हो रहे हैं, तो कहीं भी कोई सोल्यूशन देता हुआ नहीं दिखाई देता है। हर कोई केवल एक दूसरे के ऊपर इस वक्त केवल उंगलियां उठा रहा है, केवल हर कोई बस यही दिखा रहा है कि दूसरे ने ये गलती करी, इस वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंच गए। लेकिन कहीं भी कोई भी जना सोल्यूशन देता हुआ नहीं दिखाई देता, और यही दुख की बात है। और यही निराशा लेकर लोगों के मन में आती है कि सच में क्या कभी इस चीज का कोई निदान होगा या नहीं होगा, या ये लोग केवल दोषारोपण में ही लगे रहेंगे, एक दूसरे की बाल की खाल ही खींचते रहेंगे, या कभी कोई सलूशन भी लेकर के आएंगे और ये दिखाएंगे कि आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर स्वाति, हम पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर स्वाति, मैं सारी बातें भूलने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की स्थिति खराब होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो आप भी, हम भी, और इस देश में जो दिल्ली में जो रहता है छोटा सा बच्चा जो समझदार है 16 साल का, वो भी जानता है क्यों स्थिति खराब है, और वो है राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिल्ली में। और कोई कारण नहीं है दिल्ली में इस स्थिति का खराब होने का, और कोई वजह ही नहीं है, सिर्फ यही होड़, पॉलिटिक्स, इसके अलावा कोई कारण नहीं। अस्पताल जो इन स्थितियां हैं, जो गए हैं, जो देख के आए, वही बोल सकते हैं, चेहरे पे ईमानदारी से उनके लिखा हुआ है। डिबेट के आगे के हिस्से में हमारे साथ बीजेपी और कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बगैर कोई वक्त गवाए सीधे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास हम जाना चाहेंगे। डॉक्टर स्वाति, सबसे ज्यादा कुछ बहुत सारी जो क्वारीज आ रही हैं उसमें ये कि उनके टेस्ट बहुत देर में आ रहे हैं RT-PCR के, और जो प्रोटोकॉल लिया जाना चाहिए तय नहीं हो पाता कि क्या इलाज कैसे कहां से शुरू किया जाए। तो क्या गाइडलाइंस, अभी क्या गाइडलाइंस है? क्योंकि बातचीत का सिलसिला तो हमने यही ऑक्सीजन लेवल से ही शुरू किया था कि मरीज धीरे धीरे सरक जाता है उस तरफ, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा तादाद नहीं है। तो घर पे क्या प्रोटोकॉल लिया जा रहा है, और ये जो क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है ये क्या है, और इस पे किस तरह की बातचीत है, इस समय क्या प्रोटोकॉल है, ये जानना जरूरी। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, और हमारे पास राजनीतिक विशेषज्ञ DK गिरी साहब दिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रतीक जी। इस बार हम खास तौर से ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनका कोरोना होते हुए भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी बार RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है जबकि कोरोना का संक्रमण होता है। और दूसरी बात ये भी देख रही है अब कि टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो भी आने में बहुत टाइम लग रहा है, कई बार हफ्ते लग जाते हैं जब तक कि रिपोर्ट सामने आती है। ऐसी स्थिति में मरीज के लिए वो क्रूशियल वक्त जो है वो क्रॉस हो रहा होता है। इसलिए अब जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे जो साइन सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिनके बारे में हम लगातार बताते हैं,
उनसे, और अगर हमें इस वक्त कोई और टेस्ट की जरूरत पड़े, वो चाहे ब्लड टेस्ट हो या सीटी स्कैन हो, उनके द्वारा हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कोरोना का संक्रमण है या नहीं है, और उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू भी कर देते हैं। अब हम लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट का उतना ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए वो समय जो है, गोल्डन पीरियड जो है वो क्रॉस हो रहा होता है। तो हमें इसलिए हम इसी को हम क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस बोलते हैं, यानी कि लक्षण और सीटी स्कैन या एक्सरे जो भी और जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोरोना का संक्रमण है या नहीं है। और अब वेट नहीं करते हैं हम रिपोर्ट का कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में पॉजिटिव लिखा होगा तभी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो हम लोग यहीं से ट्रीटमेंट अब शुरू कर देते हैं ताकि व्यक्ति जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो। और इसीलिए लोगों को एक छोटा सा सवाल, डॉक्टर स्वाति एक छोटा सा सवाल कि वो कौन सा स्थिति है जब लगता है कि नहीं ये स्थिति क्रॉस हो गई है और अब लगता है कि स्थिति जो है हाथ से निकल रही है? परिवार के लोग ज्यादातर ये इस पर वेट करते रहते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए नहीं। दिल्ली में तो खैर बेड की तो बात ही नहीं, लेकिन और जगह जो लोग हैं देश में, तमाम सारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कौन सी स्थिति पोजीशन है? तुहिन सिन्हा, मैं आपका स्वागत करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। देखिए, कुछ ऐसे डेंजर साइंस हैं जो जरूर पता होने चाहिए कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगातार फॉल हो रहा है। अब तो इसमें भी हमने संशोधन कर दिया है कि अगर घर पे भी प्रयास करके अगर ऑक्सीजन लेवल आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है और आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा नहीं है, तो आपको उस वक्त जरूर अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को बहुत तेज बुखार हो रहा है जो घर पे कई प्रयास करने के बाद भी, ट्रीटमेंट के बावजूद भी टूट नहीं रहा है, या अगर किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, क्योंकि इस बार हम डायरिया, वॉमिटिंग जैसी समस्याएं भी देख रहे हैं, या कोई व्यक्ति आपको बेहोश मिलता है, गफलत की हालत में मिलता है, या अगर किसी के हाथ पैर या होंठ नीले पड़ रहे हैं, या पसलियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, या छाती में तेज दर्द है, तो ये कुछ ऐसे डेंजर साइंस हैं जब आपको तुरंत अस्पताल की तरफ ही जाना चाहिए और वहीं इसका आगे इलाज हो सकेगा। हाँ, अगर अस्पताल मिल गया तो, क्योंकि अस्पताल मिलना बिल्कुल इस वक्त ये है कि आपको ईश्वर मिल गया, ऊपर वाला मिल गया। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ आगे लोग हैं जिस पर हम जरूर बात करेंगे कि आखिर हमारी क्या थी गलती, ये जो हमें बताई जाए। हमने तो बता दिया, हमारी गलती क्या थी मैंने तो बताया अपना प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा कि जब हमें अस्पतालों पे बात की जानी चाहिए थी, बहस करना चाहिए था, तो हम रोमांच कहीं और ढूंढ रहे थे, कि नहीं और विषयों पर रोमांच ढूंढ रहे थे, कि नहीं और चीजों पर बहस कर रहे थे। तो हम तो शर्मिंदा हैं, हम तो शर्मिंदा हैं, हम तो शर्मिंदा हैं, ये 3 बार कह के बस हम बचना नहीं चाहते। ये तब तक सवाल बना रहेगा और ये माफ नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ियां, हमको कतई माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जिम्मेदारियों का सीधे से और तरह से निर्वाह नहीं किया है। इसको कहने में कहीं कोई हिचक या लड़काहट नहीं है मेरे में। जी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी अमित जी, स्वागत है जी, कहिए। समस्या ये आ रही है कि दिल्ली में अधिकतर मकान जो है वो 50 गज के हैं, वो 25 गज के हैं, 50 गज के हैं। उसमें अगर 2 कोविड पॉजिटिव हैं, 1 टॉयलेट है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फैल रहा है संक्रमण ये कर रहा है। दूसरी और बड़ी बात समस्या आ रही है, जो मैंने सिस्टम तैयार किया है, मेरे 2 मित्र हैं, एक कजिन है जो डॉक्टर है टीएमसी वेल्लोर में, और एक है किशनगंज में। मैं कोई भी अगर मुझे पास कोई केसेस आता है कि मैं बीमार हूँ या कोई मुझे खाना पहुंचवा दो या ऑक्सीजन पहुंचवा दो, मैं उनसे प्रिस्क्रिप्शन मंगवाता हूं, मैं अपने इन दोनों को भेजता हूं डॉक्टर्स को, तो वो मुझे बताते हैं कि अभी उनकी सिचुएशन ये है, उनको ये सजेशन करो, और या उनको ये कहो कि ये दवा लेंगे या ये मेडिसिन नहीं लेंगे, या उनको इमीडिएट ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, उनको जरूरत है। कुछ लोग ऐसे भी मुझसे मांगते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं उनसे प्रिस्क्रिप्शन मांगता हूँ। तो मुझे 2 चीजें लग रही है सरकार को। एक चीज चाहिए कि अगर होम आइसोलेशन में किसी को रख रहे हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर या एक मेल आईडी सरकारें प्रोवाइड कराए, जिससे वो रिपोर्ट भेजें और बात करें या वीडियो कॉलिंग से, और इमीडिएट उसको क्या जो मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने अभी सिस्टम किया हुआ, मेरे पास 2 मेरे डॉक्टर हैं जानने वाले, एक डॉक्टर अनिकेत है किशनगंज में और एक टीएमसी वेल्लोर में मेरा कजिन है, उनसे मैंने किया हुआ। ये एक सिस्टम मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अभी मैं डॉक्टर महेश्वरी को कह रहा था कि हम किस देश और समाज में रह रहे हैं। प्रतीक जी, हम उस देश और समाज में रह रहे हैं जहाँ हम आप जैसे लोग भी हैं जो मदद के लिए निकलते हैं। ममता काले जी भी लोग भी हैं जो मदद के लिए निकलते हैं। कल मुझे लगा एक 85 ईयर्स ओल्ड नागपुर और पुणे के एक व्यक्ति ने एक जवान आदमी के लिए अपना बेड छोड़ दिया, उनका डेथ हो गया। तो हम समाज और वो भी हमारे लिए एक हिस्सा है, हमारा
देश का ही वो पहचान है। हम जैसे लोग अगर काम कर रहे हैं, आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ आप लोग काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल अमित, मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं होती कि ये मुल्क वही है जो दधीच का है, लेकिन ये सच है कि 3,000 का इंजेक्शन 60,000 में बेचा जा रहा है। मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, डीके गिरी भी। अवल कालाबाजारी हो रही है, इसे इंकार नहीं कर सकते, इसे बिल्कुल इंकार नहीं कर सकते। और ये जिम्मेदारी यहाँ पे कहीं फेल्योर है, और जो ये काम मेरा है, ये काम सवाल उठाना मेरा है, और इसको लड़ना, इसको सवाल आगे तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी मेरी है, और इसका मुझे निर्वाह करने दीजिए और इसको बोलने दीजिए। डीके गिरी जी, अगर ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए हम बेटी और बेटा, मैंने अभी आरपी शर्मा साहब फोन आया, बोले साहब मैं बेटा और बेटी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गए हुए हैं, मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 है, आ जाने दीजिए, तब अस्पताल का बेड का इंतजाम करिएगा। मैंने कहा बेड मिल रहा है, ले लीजिए। बोले साहब वो दोनों लोग आ जाएं, कुछ सुबह जाते हैं, शाम तक लाते हैं, फिर अगले दिन फिर इंतजाम करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के। पिताजी का ये स्थिति है इस समय दिल्ली में। परिवार में 4 लोग हैं तो 2 लोग निकलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कि बाप को बचाना है, क्योंकि वो सहारा है इस घर का। ये स्थिति है। शर्मिंदा है या नहीं है शर्मिंदा? डीके गिरी साहब। प्रतीक साहब, इत्तेफाक ये है कि आपने जो बात कही, मैं भी जहाँ बैठा हूँ मेरे पीछे आप देखेंगे तो ट्रक लगी हुई है, मैं ऑक्सीजन प्लांट में बैठा हूँ साहब। तो मैं सोचा था घर जाके इंटरव्यू दूं, लेकिन समय नहीं हुआ तो मैं प्लांट से ही इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं ऑक्सीजन लेने आया हूँ किसी के लिए। तो आप लोग वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं, तो हर देश में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जुल्म करते हैं, कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं और गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, कुछ लोग अपना जान भी गंवाते हैं और जान लगा के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, क्योंकि हम किसी को मदद कर रहे हैं तो हमारे जब जरूरत होगी हमें भी कोई मदद करेगा। दुनिया ऐसे चलता है। डॉक्टर डीके गिरी साहब, आप बहुत लंबे समय से हमारे साथ बहुत लंबे समय से शो करते रहे हैं, कैनॉट प्लेस में, और एजुकेशन सिस्टम पे बात रही हो, चाहे हेल्थ सिस्टम पे बात रही हो, आप बहुत समय से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं वो सामाजिक मुद्दों पे। मुझे बताइए फेल्योर कहां है? आज ये सवाल है सामने, इसी पे बात हो रही है। फेल्योर कहां है? अब देखिए, हम शर्मिंदा हैं या नहीं है? सबको दिख रहा है, बिल्कुल शर्मिंदा है प्रतीक जी, ये बुरी तरह शर्मिंदा है हम लोग। फेल्योर दिख रहा है, और ये जो आपदा है या इस तरह जो महामारी है, फेल्योर पूरा सरकार की है, केंद्र सरकार की है, और कुछ राज्य सरकार को भी है, अब विशेष करके केंद्र सरकार के। इसीलिए कि ये जो आपदा है इसको केंद्र सरकार को संभालना चाहिए। आप एक सुजाता राव करके हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक लेख लिखी है कि ये से महामारी को केंद्र सरकार ही संभाल सकता है, खुद सेक्रेटरी लिख रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग सब चुनाव में लग गए हैं, और चुनाव में सारा पूरा सरकार विशेष करके वेस्ट बंगाल में लगे हुए थे, और उसके चलते इनको पीछे से बाकी लोग तो वहां जा नहीं रहे थे, बाकी लोग तो वहां रैली नहीं कर रहे थे। नहीं, ठीक है, बाकी लोग तो रैली नहीं कर रहे थे, और बाकी लोग और ये कहेंगे, आप ये तर्क मत दीजिएगा प्रतीक जी, अभी आप तुरंत ये कहेंगे मुझसे कि प्रतीक जी ये तर्क मत दे दीजिएगा, 70 साल से इस देश में कोई दूसरी सरकार नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में कई बार ऐसे अंदेशे हुए हैं कि प्रिपेयर्डनेस हो सकती थी, और प्रिपेयर्डनेस क्या थी, फेल्योर कहां थी, ये सवाल है, लगातार बना हुआ है। तुहिन साहब, तुहिन बाबू, शर्मिंदा है या नहीं है? तुहिन सिन्हा। शर्मिंदा नहीं होने की कोई वजह नहीं है कि ये जो फिंगर पॉइंटिंग का समय नहीं है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दिए हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, लेकिन मैं मानता हूं कि एक सिस्टमिक फेलियर है। ये तमाम सरकारें जो पूरे देश में हैं, कहीं ना कहीं एक एरर ऑफ जजमेंट हुआ है इस सेकेंड वेव को मापने में। तो ये शर्मिंदा नहीं होने की कोई वजह नहीं है। जब मुझे कोई कॉल करता है, पिछले हफ्ते भर से रोज मुझे 3 कॉल आ रहे हैं, और यदि मैं उस व्यक्ति को बेड नहीं दिला पाता हूं तो निश्चित तौर पे ये लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि आज स्थिति को देखते हुए हमारी प्राइमरी ड्यूटीज में क्यों नहीं शामिल हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य? क्यों नहीं गारंटी दे पाए? ये जो स्केल पर ये क्षति पहुंची है इस वक्त, वो किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि 100 साल में एक बार ऐसी क्षति होती है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि एक एरर ऑफ जजमेंट इस स्थिति को मापने में हुआ है। लेकिन आज स्थिति को देखते हुए, स्थिति की नजाकत को देखने हुए, जो एक स्ट्रैटेजी में परिवर्तन की आवश्यकता है उस पर हम अग्रसर हो चुके हैं। आज आपने देखा होगा BJYM ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें कि घर बैठे आप डॉक्टर से
संपर्क कर सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, जो आज बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे आज जो मेरे ख्याल से जो एक पॉलिटिकल तुहिन बाबू रोकूंगा मैं आपको, तुहिन बाबू रोकूंगा, लेकिन मुझे एक कोई लाइन आप बता के जाइएगा, कोई नंबर जरूर बता के जाइएगा जिसमें मैं ये कहूं कि मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, मुझे बेड मिलेगा और आप इनसे इंश्योर करेंगे। ये मुझे जरूर बता के जाइएगा। कंसल्टेशन का बता रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ब्रेक के बाद जब लौटूं तो मुझे कोई ऐसा नंबर जरूर बता दीजिएगा, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की कहां पे सुविधा है यह जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं अपने मरीज को रोक बचा पाऊं। जरूर बताइएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक पे पहले मैं बता दूं, साहू साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, इंदिरापुरम दिल्ली से हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया भर से भारत को मदद की खेप, आश्वासन और तमाम बातचीत के जो रास्ते हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जब आप करते हैं एक समय में, उसके बाद ये उसके प्रतिफल मिलते हैं निश्चित तौर से। लेकिन जिस जमीन पर खड़े हैं, जहां पे वास्तविकताओं से जूझ रहे हैं, वो जो जमीन है वो बहुत खुरदरी है इस वक्त, और तमाम सारे आंसू हैं, तमाम सारा दुख है, और ये इससे निपटा कैसे जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, यही सवाल है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, मैं ब्रेक से पहले थे, मैं उनको वेट नहीं कराऊंगा, सीधे उनका जो बातचीत है वो लेता हूं। जी साहू साहब बोलिए। जनाब मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को इस देश की आम जनता के साथ सहानुभूति पूर्वक पेश आना चाहिए और अपनी असफलता के लिए देश के नेतृत्व को आम जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्तव्य निर्वहन में फेल साबित हुए हैं और उन्होंने पिछले 7 साल में इस देश को अस्पतालों के ऊपर बहस करने के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्होंने केवल धर्म, हिंदू मुस्लिम के आधार पर पूरे देश को चलाया है और उसका नतीजा हम यहाँ आज भोग रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान उसको भोग रहा है। अगर हमने अस्पतालों पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर काम किया होता तो हमारी ये दशा कतई होने वाली नहीं थी। हमारे पास पिछले वर्ष 1 वर्ष का पूरा समय मिला था कि हमने दुर्दशा देख ली थी और हमारी जिम्मेदारी थी कि ये दुर्दशा दोबारा भी आ सकती है। अगर नहीं भी आ सकती है तो हम तैयारी तो कर ही सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे घर के पीछे जो है थोड़ी दूर पर इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे इतना गैस भरने वाली कंपनियां जो हैं, एक कंपनी है वहाँ पे सैकड़ों ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के खड़े हुए हैं कि मेरी बारी का आएगी और मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के यहाँ से जाऊंगा। तो ये दशा जो है निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर है। इसमें राजनीतिक लोग और उसकी पार्टी के समर्थक चाहे कुछ भी कहते रहे, हम इससे बिल्कुल नहीं कहते। राजनीतिक नेता को माफी मांगनी चाहिए और ऐसा ना हो कि अगर जनता जो है गलती बता रही है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमाम में नंगे हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब आपको कोई भी कपड़ा पहनाया जाए आपकी इज्जत वापस होने वाली नहीं है। धन्यवाद। जी सोहाब साहब, आपने बहुत संतुलित, मुझे मालूम है बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, बहुत सारी बातें हैं, मुझे मालूम है, कोई मलहम लगाने की कोशिश नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक स्थितियां सुधर नहीं जाती, यही सबसे बड़ा मलहम होगा और यही सबसे बड़ी बात होगी। आपने भी बात रखी, स्वागत है, सारी बातें सुनने के लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहेंगे, मैंने तो कहा कि अगर मैं मीडिया के तौर पर खुद अपनी बात करूं तो फेल्योर है, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने कहा ये बात। और मैंने बोला कि जब कुछ बातचीत और होनी चाहिए तो कुछ और बातचीत कर रहे थे। जी ममता काले कुछ कहना चाह रही थी। ममता काले। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं डीके गिरी बाबू आ रहा हूं, मैं तोहिन साहब आ रहा हूं मैं। जी मैं डीके गिरी जी की बात सुन रही थी, उनसे मैं सविनय ये निवेदन करके पूछना चाहती हूँ कि डीके जी आप ये बताइए कि वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है जिनको 2020 में बन करके तैयार हो जाना चाहिए था, या अगर वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक में से एक भी मोहल्ला क्लिनिक आज दिखती नहीं है तो वो फंड कहाँ है? उस फंड को दिल्ली की सरकार ने कहाँ डाइवर्ट किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 150 करोड़ रुपए 3 महीने में, वो भी टैक्स पेयर का, जो लगा दिया गया अपना चेहरा चमकाने में, अपनी सत्ता चमकाने में, क्या उससे यहाँ पर हॉस्पिटल या ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं खड़े किए जा सकते थे? दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि ये चिट्ठी लिखने वाली कौन सी राजनीति होती है डीके भाई, कि जब समस्या है तो हमारे पास दिल्ली के हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे भी हैं, IITN है, IRS ऑफिसर हैं, उनको आई एम श्योर ये जानकारी होगी कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो पत्र लिखने के बजाय फोन उठा करके बाकी मुख्यमंत्रियों से बात करके तुरंत सुविधा मांगी जा सकती है। चौथी और आवश्यक बात यह बोलना चाहती हूँ कि ऐड दिया जाता है कि टैंकर्स दे दिए जाएं और वो भी जनता से निवेदन किया जाता है, पानी भरने वाले टैंकर्स में ऑक्सीजन लेके आएंगे या क्रायोजेनिक टैंकर्स की आवश्यकता होती है। तो
क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्यों ऐसा आई वॉश वाला काम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर और दिल्ली की जनता को त्राहिमाम करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? प्रश्न ये है। और हर चीज के लिए राजनीति ना की जाए। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो उसका टेलीकास्ट करा दिया जाता है। ये गलत बातें हैं। इस वक्त केंद्र की सरकार के साथ खड़े होकर के और जनता के साथ खड़े होकर के काम क्यों नहीं कर रहे? ममता जी, धैर्य ममता, धैर्य धैर्य, सब्र सब्र सब्र, सबको रखने की जरूरत है। डीके गिरी साहब ऑक्सीजन के प्लांट के बाहर ही बैठे थे और शायद वो किसी का सिलेंडर लेने आए थे, वो सिलेंडर लेके जा चुके हैं और उन्होंने मुझसे इजाजत मांगी थी कि मैं चला जाऊं क्योंकि मुझे किसी को पहुंचाना है, तो वो चले गए और उनको पहले जाना चाहिए था। ये डिबेट और ये बहस हो, इसके लिए कोई जरूरत नहीं थी, वो चले गए। लेकिन आपके प्रश्न वाजिब हैं, मैंने ये कभी इनकार नहीं किया कि आपके प्रश्न वाजिब नहीं। मैं खासतौर से तुहिन बाबू को ये कहना चाहूंगा कि तुहिन बाबू कम से कम सवाल फेस करने के लिए तो आगे आए। तुहिन बाबू अपनी पार्टी की तरफ से सवाल, तीखे सवाल फेस करने के लिए मौजूद तो हैं सामने। बहरहाल नहीं है कोई पार्टी, कोई बात नहीं, सवाल तो बच नहीं सकता कोई, बचेगा कोई नहीं। ये वक्त ऐसा है, इसमें बचेगा तो कोई नहीं। सवाल कुछ साहू साहब ने पूछे थे, तुहिन साहब इसको जवाब देंगे, और आपने कुछ सवाल पूछे थे, आपने सवाल कुछ पूछे हैं ममता, इसके जवाब दिल्ली सरकार को भी देने पड़ेंगे। ये थोड़ी ना कि आप ही तो थे ना जो हर बात पे रूठ जाते थे, बिदक जाते थे, सिस्टम को कहते थे कि मैं सुधार दूंगा और मैं ले आऊंगा सरकार जाके लाल किले के मैदान पे। कहां गया वो सवाल भी पूछने का वक्त यही है। मुझे मालूम है भाग आप भी नहीं सकते, लेकिन तुहिन बाबू भाग आप भी नहीं सकते। सवाल सामाजिक कार्यकर्ता ने पूछे हैं आपसे और भाग तो मीडिया भी नहीं सकती। जी जी, हम तो वो लोग हैं जो कि आपात से बुरी स्थिति में जनता के बीच रहते, तो भागने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब मैं आपको 4 जगहों की तुलना करता हूं आपके समक्ष। देखिए, दिल्ली की स्थिति आपने देखी है, हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दी है वो आपको पता है। अब केरल तो हमारा राज्य नहीं है, हम वहां पे प्रशासन नहीं कर रहे हैं। केरल में कल 30,000 केसेस हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की समस्या वहां नहीं है, क्योंकि वहां जो है अरविंद केजरीवाल की तरह गैर जिम्मेदार सीएम नहीं है। अगर आप यूपी की बात करें, यूपी में पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 10 या 11 जो है नए ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। अगर मैं आपको विदर्भ की बात करूं, महाराष्ट्र तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वहां पूरा कमान संभाल चुके हैं और खुद स्वयं जो है निरीक्षण कर रहे हैं पूरे विदर्भ के इलाके की, कहीं किसी को ऑक्सीजन की समस्या ना हो। तो ये जो है, ये जो एक अपना स्वभाव होता है नेतृत्व का, अरविंद केजरीवाल का जो है स्वभाव बहुत गिरा हुआ है। ये मैं आज ये बातें नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। तुहिन साहब बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, ये मैं मालूम है आपको, मैं व्यक्तिगत तौर से आपको जानता हूं। प्लीज नहीं, गिरा शब्द आई वोंट अलाउ यू। बहुत दुखी मन से, बहुत भारी मन है आज, मैं गिरा हुआ शब्द को इस्तेमाल नहीं, और मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मैं रिजेक्ट करता हूं ये शब्द। अब आप बोलिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। मैं केवल आपको तथ्य बता रहा था, 4 अलग-अलग जो लीडरशिप के आयाम हैं, जो इस स्थिति में जिस प्रकार की आक्रामक लीडरशिप की आवश्यकता थी, उसके पास मैं आयाम आपको दिखा रहा था। तो ये तो तथ्य बता रहा था। अगर मुझसे कोई गलत शब्द का प्रयोग हुआ उसके लिए खुद मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन जो तथ्य हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। आज दिल्ली की जो विकट स्थिति है उसके लिए किस पर उंगली उठाई जाए या किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं आप तो कहते थे ना ये विशेष स्थान है। क्यों तुहिन ये बताइए, आप ही तो कहते थे दिल्ली का तो विशेष स्थान है, सुरक्षा मैं कैसे दे दूं, सुरक्षा तो मैं ही रखूंगा, लैंड तो मैं ही रखूंगा, तब तो आप ये कहते थे ना। तो अब क्या हो गया आपको, अब कौन सा सांप सूंघ गया आपको? अब आइए ना आगे, अब आप क्यों नहीं आते कि नहीं दिल्ली मेरी है और दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी है और दिल्ली की जनता मेरी है, अब आप क्यों नहीं आते हैं? सवाल तीखा है, लेकिन बताइए, जवाब दीजिए। जहां तक ऑक्सीजन की समस्या आती है, वहां आज बार ये प्रमाणित हो गया कि ऑक्सीजन की भरपाई हो चुकी है, भले वो उड़ीसा से हो रही है, अन्य जगहों से है। अगर वो जो लॉजिस्टिक्स की समस्या वो नहीं संभाल पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वहां पर भी हम मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारा आना, देखिए, डेमोक्रेसी का एक अपना एक ये होता है, तरीका होता है। अगर हम पूरी तरह डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बिल्कुल मैं समझ गया। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कुछ लास्ट वर्ड जोड़ना चाह रही है? जी
जी, बिल्कुल देखिए प्रतीक जी, ये बात तो सही है कि इंडिविजुअल लेवल पर आज शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस वक्त प्रयास नहीं कर रहा है एक दूसरे की मदद करने के लिए। और भारत महान इसीलिए है कि हम लोग विपदा की घड़ी में एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन आज भी अगर हमारे जो नेतागण हैं वो कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी यूपी करेंगे, तो आज भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये केवल दिल्ली, यूपी, गुजरात की बात नहीं है, ये पूरे संपूर्ण भारत की बात है। पूरा भारत महामारी से बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। पूरे देश की बात है, पूरे देश की बात है। और अगर इसमें आगे नहीं आए तो स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी और फिर तो शर्मिंदा होने के लिए वक्त भी नहीं बचेगा, ना आईना होगा सामने। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अभी बस सिर्फ इतना।